संस्कृत भाषी ब्लॉग पर संधि प्रकरण पढ़ने वाले मेरे प्रिय बंधुओं, अभी तक आपने अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि पढ़ लिया है। संस्कृत भाषी पर लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या हिंदी में लिखी गई है। इसके साथ ही इसमें वीडियो भी साथ में संलग्न किए होंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो को सुनने और व्याख्या को पढ़ने के बाद आप सब संधि के सभी नियमों को विधिवत समझ चुके होंगे। आप जानते ही हैं कि यह एक ऑनलाइन कक्षा है और ऑनलाइन कक्षा में प्रिंट पुस्तक के अतिरिक्त भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट से परिचय कराने जा रहा हूं, एक ऐसे टूल्स से परिचय कराने जा रहा हूं जिसके सहारे आप संधि के नियमों को और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। जो संधियां आप करते हैं और कई बार सूत्र भूल जाते हैं, प्रक्रिया भूल जाते हैं, उन सब का समाधान लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। तो आइए संस्कृत भाषी ब्लॉग के माध्यम से आप इस लिंक तक जाएं, लिंक को समझें और फिर इसके सहारे आप संधियों को देखें। देखिए यहां पर क्या करता है, जो संधि है इस संधि को एक वेबसाइट आपको बताता है उसके टूल्स के बारे में। इसको कहते हैं sanskritworld.in। यहाँ पर संस्कृत टूल दिया हुआ है। हम संस्कृत टूल पर जो ही क्लिक करते हैं तो यहाँ मुझे दिखता है संधि जनरेटर, सुबंत जनरेटर, तिङंत जनरेटर। तो अभी तो आप संधि केवल पर हैं, इसीलिए मैं आपको केवल संधि जनरेटर से परिचय करा रहा हूं। आपकी यदि अधिक उत्सुकता हो तो आप सुबंत और तिङंत जनरेटर का भी प्रयोग करके देख लीजिएगा। संधि जनरेटर पर क्लिक करते ही यहाँ पर पूछता है फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड पूछता है। आप जानते होंगे संधि में दो पदों के मेल में संधियां होती है, या एक पद हो, प्रातिपदिक हो और उसके आगे जब प्रत्यय होता है उसके बीच में भी संधि होती है। तो यहाँ पर हमें पहला एक कोई पद लिखना होगा और उसके बाद हम दूसरा पद लिखेंगे, या पहले एक प्रातिपदिक लिखेंगे और बाद में कोई प्रत्यय लिखते हैं। तो हम शुरू करते हैं, यण संधि को समझाते हैं। यहाँ पर यण संधि के लिए पहला पद हम लेते हैं वधु और दूसरा पद लेंगे आगमन। ये है वधु। देवनागरी लिपि में मैं लिख रहा हूं, ये यूनिकोड है। आप देवनागरी यूनिकोड में लिख लीजिएगा, नहीं तो इसके बाद और भी विकल्प दिया है जो कि लिप्यंतरण करता है, आप रोमन में भी लिख सकते हैं। और यहां हम लिखते हैं आगमन। अब हम इसको सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं, सबमिट हो जाता है। यहाँ हमने देखिए देवनागरी का चूज किया है, ब्लू है और पद के पास में ब्लू है। तो मैं इसको चूज कर लिया हूं और सबमिट करता हूं, देखता हूं कि क्या यहाँ पर संधि होती है। तो ये पहले बताता है कि इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च, इस सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पर समास और सित प्रत्यय परे होने पर यह लागू नहीं होता है। अब यहाँ पर बधोह आगमनम ये एक समास है तो यहाँ नहीं होगा। हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, यण संधि यहाँ पर करके बध्वागमन ऐसा बना लेते हैं। लेकिन टूल हमें बताता है कि इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च, इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है लेकिन सभी जगह नहीं होती। बधु आगमन ऐसे स्थलों पर इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि यह एक समास का भाग है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर यण प्रच्छेदो वाच्य है, संयोगांतस्य लोप है, वो भी यहाँ पर पहले लगा दिया। अनची च को भी लगा दिया है
और आगे देखते हैं क्या करते हैं। इको यणचि से यण कर दिया पहले और यण प्रसेधोवाच्य से निषेध करता है संयोगान्तस्य लोपः। आप इस प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं। तो बद्ध्वा आगमन होता है और उसके बाद यदि आप चाहें तो अनचिच से द्वित्व कर ले, वैकल्पिक है। ये सब करते करते ये कई रूप बताता है, झलाम जस झसी, जैसा कि आपने शुद्ध्युपास्य में देखा है। और भी यहाँ पर बताता है कि अणुप्रगृह्यस्यानुनासिक सूत्र की भी प्रवृत्ति होती है, वो अनुनासिक करता है। और हलो यमाम यमी लोपः से लोप करता है। और आखिरी में जो रूप बनता है वो इस प्रकार से रूप बनता है बद्ध्वागमनो, ऐसा अनुनासिक सहित और निरनुनासिक, ये कई रूप यहाँ बना करके दे दिया। तो जितने सूत्रों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है संधि प्रकरण में, उन सभी किस किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, यह सब इस टूल्स के सहायता से हम जान लेते हैं। अर्थात हम अपने ज्ञान का विस्तार और अधिक इसके माध्यम से करते हैं, उसको समझते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर इको यणचि से जो यण होता है वह तो बताया ही, और अतिरिक्त सूत्रों की भी जानकारी, जिसकी प्रवृत्ति होती है उसकी जानकारी मुझे यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद और हम देखते हैं कि संधि में क्या क्या कैसे कैसे ये करता है। दूसरा देता हूं, सूर्य है और उदय है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आद गुण से गुण हो जाता है और सूर्योदय बनता है। अब देखते हैं ये टूल कैसा काम करता है। ये सूर्य और उदय मैंने लिख दिया, यहाँ पर देवनागरी में लिखा है। उदय भी एक पद है और सूर्य भी एक पद है। और मैं सबमिट बटन यहाँ पर जो ही क्लिक करता हूं बस आ जाता है, आद गुण से गुण हो गया, अ और उ के बीच में ओ हो गया, सूर्योदय हो गया है। और उसके बाद जो अन्य सूत्रों की प्राप्ति होती है वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर बताते हुए चलता है। और अंतिम में ये हमें आखिरी रूप बताता है, परिणाम बताता है। अनुनासिक और निरनुनासिक दोनों रूप यहाँ पर बता दिया, सूर्योदय रूप बन गया। तो इस प्रकार से आप इसकी सहायता से भी संधि दो पदों में, दो प्रातिपदिक के बीच में या एक प्रातिपदिक एक प्रत्यय के बीच में कर सकते हैं। अब ये तो आपको हो गया स्वर संधि के बारे में, अच संधि के बारे में। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं बता दूं। ये मैं यहाँ लिख देता हूं प्रिया और यहाँ लिखता हूं नीचे एव। ये लिख गया प्रिया और यहाँ पर है एव। आप जानते होंगे प्रिया और एव में आ और ए के बीच में वृद्धि संधि होती है, दोनों पद हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रियैव रूप बनना चाहिए। वृद्धि रेचि से वृद्धि कर दिया, प्रिय एव। ये थोड़ी सी गलती यहाँ बता रहा है, प्रियव बना रहा है, ये सॉफ्टवेयर की गलती है और इसको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं ठीक ठीक लिखा हूं प्रिया और एव। हो सकता है यह भी एक गलती हो सकती है कि कभी कभी यह प्रातिपदिक और प्रत्यय के बीच में भी संधि के नियमों को बताता है। मैं देखता हूं कि वहां करके देखता हूं, यहाँ पद और पद न लेकर के प्रातिपदिक और प्रत्यय को लेता हूं, हालांकि मैं जानता हूं एव कोई प्रत्यय नहीं है। फिर भी यहाँ जब ऐसा करता हूं तो यहाँ प्रिया एव में प्रियैव ये बना दिया, एव को यह एक प्रत्यय बता रहा है। तो इस रूप से भी आप समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है, इस टूल के प्रयोग के लिए जरूरी है कि हमें प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूं वह कोई पद है या प्रत्यय है, वह क्या है। तो वृद्धि रेचि से यहाँ वृद्धि कर दिया, और जैसा कि आप देख रहे थे पीछे बार भी हर जगह पर अणुप्रगृह्यस्यानुनासिक से अनुनासिक जरूर करेगा और आखिरी रूप दिखाएगा। आखिरी रूप में ये प्रियैव और प्रियैव दिखाया है, जबकि प्रियेवों ऐसा भी रूप ये दिखा रहा है। तो इसको आप विस्तार से देख सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम हल संधि के ऊपर में। हल संधि का एक उदाहरण देते हैं, इसको तत है और आगे टीका ये लिखते हैं। आप जानते हैं तत भी एक पद है और टीका भी एक पद है। देवनागरी में ही लिखा है, दो पद हैं, इसीलिए हम पद प्लस पद को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट बटन
यहाँ पर दबा देते हैं। सबमिट बटन करते ही यहाँ पर तत् टीका में ये दिखा रहा है तस्य लोपः की प्रवृत्ति है, झलाम जसोन्ते की प्रवृत्ति होती है, जस्त हो जाता है, तद टीका होता है, और फिर जस्त होने के बाद तद टीका में स्टुनाष्टु सूत्र की प्रवृत्ति होती है, तद टीका होता है, और अनचिच सूत्र भी यहाँ पर प्रवृत्त हो रहा है। इसके बाद देखते हुए चलते हैं तो खरीच से चर्त करके तद टीका बनाया है। यह एक सही प्रक्रिया है। कई लोग यहाँ पर जस्त करके पुनः चर्त इत्यादि कार्य नहीं करते हैं, जो कि गलत प्रक्रिया अपनाते हैं। यहाँ जो प्रक्रिया ये बता रहा है इसकी प्रक्रिया सही है। तो हमने देखा कि तट्टी का रूप ये सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से और भी उदाहरण में जल्दी जल्दी आपको एक दो दिखा देता हूं। विपद काल, ऐसा मैं लिखता हूं। आप जानते हैं कि यहाँ पर विपद और काल में चर्त हो करके विपद काल हो जाएगा। पहले जस्त करेगा फिर चर्त करेगा। जैसे देखिए विपद है और यहाँ काल लिखता हूं। पद और पद हैं दोनों। इसको मैं सबमिट बटन दबाता हूं। ये देखते हैं प्रक्रिया क्या है। लशक को तद्धिते सूत्र लाया है, तस्य लोपः की प्राप्ति, विपद काल है, झलाम जसोन्ते से जस्त किया है, विपद काल किया है, और जस्त होने के बाद अनचिच से वैकल्पिक द्वित्व और त्रिप्रभृतिषु साक्टायनस्य सूत्र लाया है, इससे निषेध होता है। और उसके बाद द्वित्व 2 या 3 या उससे ज्यादा हल हो तो साक्टायन मत में द्वित्व नहीं होता है। यहाँ पर एक ही है हल, इसीलिए यहाँ पर द्वित्व एक बार किया है, एक बार नहीं किया। और फिर खरीचों से चर्त करके विपद काल, ऐसा 2 रूप बनाया है। एक बार जो अनचिच से द्वित्व होता है वो पक्ष है, और एक बार जब अनचिच से द्वित्व नहीं होगा वो रूप दिखाता है। खरीच से चर्त का रूप दिखा दिया, और अंत में निष्कर्ष के रूप में भी यहाँ पर आपको दिखा देता है आखिरी रूप क्या होता है। तो आपने हल संधि के 2 उदाहरणों को अभी तक देख लिया है। इसके बाद एक चलते हैं अन्य संधि के ऊपर में, विसर्ग संधि के लिए। चूंकि आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 3 ही संधि प्रमुख रूप से बताए गए हैं, तो मैं इन्हीं तीनों संधियों के बारे में बताऊं। एक है ये शिवः, और दूसरा पद मैं यहां पर दे देता हूं तथा। दो पद हैं, सबमिट करता हूं, और ये रूप क्या बनाता है। यहाँ पर ऋतु किया, ऋतु करने के बाद र बचता है, खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग किया, और विसर्ग करने के बाद शिवस तथा होता है, अनचिच से द्वित्व किया है। और इसके बाद आगे देखते हैं अनुनासिक किया है, झरोझरी सवरने लगाया है, ये सभी प्रक्रिया किया है। मैं ये देखता हूं कि क्या यहाँ पर जो इसका मूल सूत्र है विसर्जनीय से सह, वह सूत्र लगाया है कहीं या नहीं। ये विसर्ग हो जाने के बाद खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया, शिवः तथा यहाँ होता है, और उसके बाद सीधे विसर्जनीय से सह सूत्र आता है, इसको सौ कर देता है, शिवः तथा हो जाता है। हम लोग विसर्ग को केवल सत्व कर लेते हैं। यह सौ को पहले रू किया, रू को फिर विसर्ग किया, फिर विसर्ग को सौ कर रहा है। जिन जिन सूत्रों की प्रवृत्ति हो रही वो सब ये दिखा रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि यह टूल जो संधि पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे छात्रों को इस टूल का उपयोग करना चाहिए, और इसके सहारे से संधि के नियमों को और व्यापक रूप से समझना चाहिए। तो आप हमें बताइएगा, नीचे आप कमेंट में लिख लीजिएगा कि यह जो संस्कृत भाषी ब्लॉग है, यहाँ जो लघु सिद्धांत कौमुदी दिया गया है, वह आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया। और जब हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं तो उसमें टूल्स की भी बहुत सारी उपयोगिता हो जाती है। यहाँ मैंने एक टूल्स से आपको परिचय करा दिया है जो कि संधि जनरेटर है, और इसके सहारे भी आप इसको पूरा कीजिएगा। तो आज बस इतना ही। इसके बाद हम फिर कभी किसी
और विषय पर आपके साथ मिलेंगे और भी जनरेटर से आपको मिलाएंगे और आप उसको देखिएगा कि वो कैसा आपको लगता है, कैसे उसका प्रयोग व्याकरण में हो पाता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।